गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 8वीं क्लास सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल वाली पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का अध्ययन करेंगे। आज हम इस क्लास में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का अध्ययन करने से पहले इसी चीज से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वह समझेंगे। सबसे पहले जैवमंडल। जैवमंडल किसे कहते हैं, या सबसे पहले हम जानेंगे जैवमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थलमंडल, चारों ओर विस्तृत पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए विस्तृत वायुमंडल, जलमंडल एवं थलमंडल का जहाँ संयोग होता है उससे बने चौथे मंडल को जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल कहते हैं। इसका तात्पर्य है ये भाग है, यह स्थल भाग है, ठीक है। ये वायुमंडल है, और वायुमंडल में किसी न किसी रूप में जो नमी है जिसे हम जल कहते हैं, ठीक है। सागर है, महासागर है, वहां पर भी जल है, और यह जल किसी न किसी रूप में इस वायुमंडल में पहुंच जाता है। वायुमंडल में नमी या जल के रूप में जो जल है, तो यहाँ पर तीनों चीज मिल रही है, वायुमंडल की वायु, जलमंडल की का जल और स्थलमंडल का स्थलभाग। इस जहाँ पर इन तीनों का मेल होता है उस मेल वाले भाग को हम जैवमंडल कहते हैं। अगर इसको डायग्राम के माध्यम से समझे तो जैसे वायुमंडल, ठीक है, जलमंडल और स्थलमंडल। तो ये जो भाग है इतना, यहाँ पर जीवन पाया जाएगा, जीवन का जन्म होगा, इसलिए इसे जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। ये जैवमंडल है, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले जैवमंडल किसे कहते हैं वह जानना जरूरी था। क्यों जानना जरूरी था वो भी बताते हैं। जैवमंडल कहते हैं, जैवमंडल क्या होता है जानना जरूरी इसलिए था। पृथ्वी पर जीवन सिर्फ केवल जैवमंडल
में ही पाया जाता है, में ही पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन जैवमंडल पर ही पाया जाता है और किसी जैवमंडल में पृथ्वी पर पाई जाने वाले समस्त वनस्पति, पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त वनस्पति एवं वन्य जीव तथा मानव सहित सभी प्राणी पाए जाते हैं, सभी प्राणी पाए जाते हैं। अगर पृथ्वी पर जैवमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। जैसे हम चांद पर, मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं तो वहां पर स्थल भाग है, ठीक है, तो स्थल भाग है और वहां पर उन क्षेत्रों का अपना एक वायुमंडल भी है, ठीक है। स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। अब वैज्ञानिक इन ग्रहों पर जल की तलाश कर रहे हैं। अगर वहां पर जल उपलब्ध होगा तो वहां पर तीनों प्रकार के मंडल उपलब्ध होंगे, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो वहां पर इन तीनों मंडलों के संयोग से जैवमंडल का निर्माण होगा और वहां पर जीवन संभव हो सकता है। यही खोज कर रहे हैं। तो जैवमंडल किसे कहते हैं, क्या होता है और जैवमंडल का उपयोग क्या है, उपयोगिता क्या है, वह हम जान गए। अब दूसरी चीज है जानने वाली, वह है पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहते हैं या पारितंत्र क्या होता है, ठीक है। जैवमंडल में सभी प्रकार के प्राणी, जैवमंडल में सभी प्रकार के प्राणी जीवित रहने के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो जैवमंडल है, इस जैवमंडल में जितने भी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के, उसमें छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव और बड़े से बड़ा विशालकाय जो जीव है, वह सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैवमंडल में सभी प्राणियों की किसी आपसी जीवन संबंधी या जीवन संबंधी अथवा जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का तात्पर्य जितने भी जीव है वह जीव आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो एक दूसरे के जीवन को जीने के लिए, एक दूसरे के जीवन को बचाने के लिए जो इन जीवों की आपसी निर्भरता है, उस निर्भरताओं के कारण एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है।
खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है और उस खाद्य श्रृंखला के कारण यह समस्त जीव एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला पहले छोटी क्लास में हमने पढ़ा था। खाद्य श्रृंखला का तात्पर्य है जैसे हिरण या चूहा पेड़ की पत्तियों को खाता है, ठीक है, यह पत्तियों को खाएगा, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाएगा, ठीक है। चूहे ने पेड़ पौधों की पत्तियां खा ली। सांप है, सांप ने चूहे को खा लिया। आगे बाज है, बाज ने चूहे को, इस सांप को खा लिया। और बाज है, उसके बाद अगर बाज मर गया तो उसको अन्य जीव खा लेंगे और अन्य जीव खाने के बाद जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव वह उसको वापस से मृत शरीर को उसको मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी से जो उसके तत्व हैं वह पेड़ पौधों के माध्यम से वापस फल फ्रूट पत्तियों में पहुंच जाएंगे और यह तंत्र चलता रहेगा। तो इसमें प्रत्येक ये जो जीव तंत्र बताए हैं ये एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। तो इसी को पारितंत्र कहते हैं। जीवों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता का जो तंत्र बनता है, जीवन आधारित तंत्र बनता है, इसी को हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। अब जो वनस्पति है वह वनस्पति हमारे लिए वन्य जीव और वन्य वनस्पति है, वह एक महत्वपूर्ण और अनमोल संसाधन है। एक महत्वपूर्ण और अनमोल संसाधन है। वो किस तरह से? वनस्पति हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है। बच्चों, वनस्पति है, वनस्पति में समस्त पेड़ पौधे, जीव, जो घास फूस, सारे की सारी चीजें आ गई। तो वनस्पति हमें प्रत्यक्ष यानी हम जिसे हम देख सकते हैं, हमें सामने से पता हो, हम फिजिकली रूप से प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष जो डायरेक्ट हमारे पास नहीं पहुंचता है, किसी और माध्यम से हमारे पास लाभ पहुंचता है, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। दो प्रकार से पहुंचाती है। तो प्रत्यक्ष लाभ में, प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? ईंधन के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है हमें जलाने के लिए लकड़ी। इसके अलावा आवास निर्माण, आवास के लिए लकड़ी, लकड़ी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। हमारे घर की जो खिड़की है, मेज, दरवाजे हैं, वह हमें वनस्पति या पेड़ों से ही प्राप्त होती है लकड़ी। तो यह प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष पहला लाभ है। इसके अलावा पेड़ पौधे हमें बहुत सारी और भी चीजें देते हैं, जैसे गोंद, तारपीन, तारपीन का तेल, फल, फूल, ठीक है, फल फूल, प्राणवायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? प्रत्यक्ष लाभ है, ठीक है। जिसमें औषधीय पौधे हैं, औषधि प्रदान करेंगे, ठीक है। जो भोज्य पदार्थ वाले पौधे हैं वह हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त देंगे। तो ये तो प्रत्यक्ष लाभ हो गए। इसके अलावा अप्रत्यक्ष लाभ, पेड़ पौधे अप्रत्यक्ष लाभ भी बहुत मात्रा में पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ में सबसे पहला लाभ होगा वर्षा में सहायक, सहायक। दूसरा, पृथ्वी के तापमान, तापमान को संतुलित रखने, संतुलित रखने का कार्य करेंगे, ठीक है।
संतुलित रखने का कार्य करेंगे। इसके अलावा मृदा में नमी बनाए रखेंगे, जिससे हमारी जो कृषि फसलें हैं उन कृषि फसलों का पोषण अच्छे से होगा, ठीक है, और हमें प्राणवायु पहुंचाते हैं। इसके अलावा रक्षक मेखला एवं अन्य रूपों में मृदा संरक्षण तो इस प्रकार के इतने सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें कौन पहुंचाता है? वनस्पति, ठीक है, वनस्पति इतने सारे लाभ पहुंचाते हैं। अगला आगे देखते हैं, इसी में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव में हम जो वन्य जीव है उनका अध्ययन करते हैं। वन्य जीव कहते किसे हैं यह जानते हैं हम। वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव के अंतर्गत कीट पतंगे, ठीक है, कीट पतंगे, जलीय जीव, शेर, चीता, लोमड़ी, बंदर, खरगोश, इस प्रकार के जितने भी जो प्राणी हैं जो वनों में पाए जाते हैं, ठीक है, वह सारे के सारे प्राणी हैं, वह हमें वन्य जीवों की श्रेणी में आते हैं। मधुमक्खी, इस प्रकार के बहुत सारे जानवर हैं जो हमें वन्य जीवों की श्रेणी में आते हैं। और वन्य जीव है वह भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। जैसे हमें इनसे दूध, ऊन, मांस, शहद, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं वह हमें इनसे प्राप्त होती है, जीवों से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे छोटे जीव है उन जीवों से, जैसे रेशम कीट है, रेशम कीट, उस रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होती है और रेशम से हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। जबकि जो मधुमक्खी है वह शहद का तो हमें शहद देने का कार्य तो करती है, साथ में जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी शहद देने के साथ साथ मधुमक्खी एक काम और करती है, पराग कणों का वितरण। पराग कणों का वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के कारण ही जो प्राकृतिक वनस्पति है उस प्राकृतिक वनस्पति के पौधे फलते और फूलते हैं। तो इस प्रकार से यह वनस्पति कार्य करती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे जीव है, जैसे चिड़िया वह इन कीटों का भक्षण करके कृषि को बचाने में सहायता करती है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर बहुत सारी मात्रा में ये जो कीट पतंगे हो जाएंगे तो यह हमारी जो भोज्य फसलें हैं उन भोज्य फसलों को नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन कीटों का भक्षण करके जो पक्षी है, चिड़िया है, यह हमारी फसलों को बचाने का काम करती है, ठीक है। और अपघटकों के रूप में जो छोटे छोटे कीट या चींटियां है वह अपघटक के रूप में मृत जीवों को खाकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जो गिद्ध है,
गिद्ध को इसे अपमार्जक भी कहते हैं, इसे अपमार्जक जीव। ध्यान रखने वाली बात है, प्रश्न बन सकता है, अपमार्जक जीव इसे कहते हैं, ठीक है। अपमार्जक जीव अथवा प्रकृति शोधक। मार्जक जीव या प्रकृति शोधक किसे कहते हैं? गिद्ध को कहते हैं, ठीक है। तो गिद्ध को अपमार्जक जीव या प्रकृति शोधक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण या पर्यावरण या आसपास के क्षेत्र में कोई भी जीव मर जाता है, तो अगर उस जीव को उसी तरह से खुले स्थान पर छोड़ देंगे तो उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होगी और उसकी वजह से वह उसका शरीर सड़ने लगेगा और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलाएगा। जबकि गिद्ध जैसे जीव जो है वह इन मरे हुए जीवों का भक्षण करके हमारी प्रकृति को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। इसलिए इन गिद्ध को अपमार्जक अथवा प्रकृति का शोधक भी कहा जाता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि जो वन्य जीव है या कोई भी प्राणी है, चाहे वह छोटे से छोटा सा जीव क्यों ना हो, छोटे से छोटा जीव हो अथवा बड़े से बड़ा जीव हो, सभी का हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा जो पारितंत्र है, उस पारितंत्र को बनाए रखने में उन सभी जीवों का योगदान बराबर का है। और हमारे पारितंत्र को बनाए रखने के लिए, उसे संतुलित रखने के लिए सभी जीव महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, पारितंत्र में जितना बड़ा खाद्य जाल होगा वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी और मजबूत होगा। जितना बड़ा खाद्य जाल होगा, यानी प्रकृति में जितने विविध प्रकार के जीव जंतु होंगे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होंगे, तो एक दूसरे का भोजन कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो पारितंत्र में जितना बड़ा खाद्य जाल होगा, जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी, उतना ही बड़ा वह पारितंत्र होगा और उतना ही अधिक वह स्थायी और मजबूत होगा। और जितना बड़ा पारितंत्र होगा वहां पर जीवन की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। इसी आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पारितंत्र माने जाते हैं, जैसे वन पारितंत्र, जल पारितंत्र, ठीक है। तो जो गिद्ध है, जिसे अपमार्जक जीव या प्रकृति शोधक भी कहा जाता है, तो इस जीव की संख्या निरंतर घट रही है। गिद्ध की संख्या निरंतर घट रही है। इस वजह से गिद्ध को प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ हमें भी संरक्षित करना आवश्यक है, हमारे द्वारा भी संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। क्योंकि भारत में जिन पशुओं, इनकी संख्या क्यों कम हो रही है, इसके पीछे एक कारण है। भारत में जिन पशुओं का इलाज भारत में जिन पशुओं का इलाज आइबुप्रोफेन दवा है, इसके अलावा एक डाइक्लोफोनिक ये भी एक दवा है, दर्द निवारक है। इसके अलावा एक है एस्प्रिन। तो भारत में जिन पशुओं का इलाज करने के लिए आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफोनिक या एस्प्रिन जैसी दवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की दवाओं का उपयोग करने के बाद कई बार ये जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, इलाज के बाद, क्योंकि
जीव मर जाते हैं। और इन जीवों का भक्षण जब गिद्ध करता है तो गिद्ध के शरीर में भी यह पीड़कनाशी पहुंच जाते हैं, और इन पीड़कनाशियों या इन दवाओं के कारण जो गिद्ध है, गिद्ध की किडनी खराब होने की वजह से, गिद्ध की किडनी खराब होने की वजह से जो काफी संख्या में गिद्ध है वह गिद्ध मर रहे हैं। इस आधार पर देश भारत में विशेषकर पशुओं के इलाज में इस प्रकार के जीवों जो मेडिसिन है इनका उपयोग इन पशुओं के इलाज में करने पर प्रतिबंध लगाकर भी हम गिद्ध जैसे प्रकृति शोधक जीव की रक्षा कर सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में कई स्थानों पर गिद्धों के प्राकृतिक आवासों को है पुनः स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं जहां पर गिद्धों का कृत्रिम रूप से भी प्रजनन करवाने का प्रयास किया जाए या गिद्ध प्रजनन में उन गिद्धों की सहायता की जाए। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।